हेलो हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी बोर्ड के व्यवसाय अध्ययन क्लास 12th का जो पेपर 28 फरवरी को होने जा रहा है, उसमें जो अतिलघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न जो आते हैं उनके लिए अच्छी तैयारी कराई जा सके, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई है। और इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में अंक हासिल करा सकें। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज हमने उन क्वेश्चनों को बनाया है जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और उनके बार बार आने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं। इसलिए आज के एपिसोड में हम उन क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आप पढ़कर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। हम बात करते हैं प्रबंध की 4 विशेषताओं को बताइए। अब यहां शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों टाइप के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट और शॉर्ट दोनों तरीके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों तरीके से आप देख लेना। जिस तरीके से मतलब अगर क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, प्रबंध की 4 विशेषताओं को बताइए, तो आपको करना क्या, अब ये शॉर्ट में भी अगर 2 नंबर में आता तो ऐसे लिख दो, और अगर उसमें आता है वेरी शॉर्ट, मतलब वेरी शॉर्ट में आता तो ऐसे लिख दो। और अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट में लघु में पूछा जाए तो आप इसके प्रबंध एक अमूर्त प्रक्रिया, इसके आगे 2 लाइनें लिख दो, प्रबंध एक अमूर्त प्रक्रिया, क्योंकि ये दिखाई नहीं देती है, बस इतना लाइन लिख दो। इस तरीके से अगर डिफाइन कर दो आपका 5 नंबर का हो गया, ऐसे लिखोगे तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो आइए हम चलते हैं, प्रबंध की 4 विशेषताओं को बताइए, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो प्रबंध की 4 विशेषताएं निम्न इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट है, प्रबंध एक अमूर्त प्रक्रिया। प्रबंध क्या है? एक अमूर्त प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध एक समूह का अध्ययन करती है, प्रबंध समूह का अध्ययन करती है। चौथा पॉइंट है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये आपकी 4 विशेषताएं हो गई प्रबंध की। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेके चलते हैं, प्रबंध के सामाजिक उद्देश्यों को समझाइए। ठीक, अब हम यहाँ बात करते हैं प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य इस प्रकार है। तो पहला पॉइंट है सामाजिक दायित्वों को पूरा करना। प्रबंध सामाजिक दायित्वों को पूरा करता है। दूसरा, शिक्षा तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना, गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का उत्पादन करना। फिर अगला क्वेश्चन आपका जो आता है वो आता है, प्रबंध को विज्ञान क्यों कहा जाता है, इस कथन को स्पष्ट करो। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ कला भी पूछी जा सकती है, पेशा भी, मतलब लेकिन ये इनमें कला और विज्ञान सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो भी हम बता देंगे आपको किस तरीके से। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रबंध को विज्ञान क्यों कहा जाता है। प्रबंध को विज्ञान कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रबंध में भी किसी समस्या के समाधान के लिए उसका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। प्रबंध को विज्ञान कहा जाता है, इसके निम्न कारण हैं या इसकी निम्न विशेषताएं हैं। तो पहला पॉइंट है क्रमबद्ध ज्ञान, यानी प्रबंध में क्या किया जाता है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए क्या किया जाता है, क्रमबद्ध ज्ञान किया, मतलब उसका अध्ययन किया जाता है। परीक्षण पर आधारित, प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो परीक्षण, कई प्रयोगों के आधार पर उनको बनाया गया है। व्यापक वैधता, यानी कि इनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी वैसी है, मतलब चाहे वो यहाँ रहो या कहीं बाहर जाते हैं लेकिन उनकी वैधता समाप्त नहीं होती है। निश्चित सिद्धांतों का पालन, प्रबंध में किसी समस्या का समाधान करने के लिए क्या किया जाता है कि वो निश्चित सिद्धांतों का पालन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका चौथा, प्रबंध के उच्च स्तरीय प्रबंध के स्तर जो होते हैं उसमें कौन सा उच्च स्तरीय प्रबंध के कोई 3 कार्य बताओ। उच्च स्तरीय प्रबंध के कोई 3 कार्य बताने हैं आपको। उच्च स्तरीय प्रबंध के 3 कार्य।
कौन से बचाने? उच्च स्तरीय प्रबंध के 3 कार्य। तो उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत संचालक मंडल, देखो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनता है कि उच्च स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? संचालक मंडल आता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आता है, चेयरमैन आता है, मुख्य प्रबंधक आदि आते हैं। इससे इनके कार्य इस प्रकार हैं। क्या है? इनके कार्य इस प्रकार हैं। अब बात करते हैं, पहला क्या करते हैं? नीतियों का निर्धारण करना होता है इनका काम। दूसरा पूंजी की व्यवस्था करना होता है। तीसरा काम इसका सभी विषयों के साथ समन्वय स्थापित करना होता है, क्योंकि इनका सभी विभागों के बीच में तालमेल बनाए रखना होता है, इनका ये काम होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, प्रबंध के महत्व को 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हम प्रबंध के महत्व को, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, प्रबंध के बढ़ते हुए महत्व को बताइए, या प्रबंध भारत में बढ़ते हुए प्रबंध के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आप इन्हीं तरीके क्वेश्चन को बता सकते हैं। तो पहला है संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी प्रबंध का महत्व क्या होता है? संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि करना होता है। प्रबंध समाज के विकास में सहायक है। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। ये हमारे क्वेश्चन है, तो इनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आगे हम लगातार कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन आपका है, बात करते हैं 5 क्वेश्चन ये हो गए। हेलो, हाँ, तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके थे, अब 5 क्वेश्चन कर चुके थे। 6वां क्वेश्चन हमारा ये है कि प्रबंध के सिद्धांतों की 4 विशेषताएं बतानी है। तो प्रबंध के 4 सिद्धांतों की 4 विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है ये सभी स्तरों पर लागू होना, यानी प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो सभी स्तरों पर लागू होते हैं। और प्रबंध के जो सिद्धांत वो कैसे हैं? सार्वभौमिक हैं, यानी कि यूनिवर्सली हैं, परवेसिव हैं, गतिशील डायनामिक हैं, यानी कि समय और परिस्थितियों के अनुसार वो बदलते रहते हैं। परीक्षण एवं प्रयोगों द्वारा निर्मित, यानी कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो बहुत परीक्षण और प्रयोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं। फिर है हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए सिद्धांतों में से किन्हीं 5 सिद्धांतों के नाम बताने आपको। तो 5 सिद्धांतों के नाम इस प्रकार हैं: कार्य विभाजन का सिद्धांत, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, समता, सहयोग की भावना। ये हमारे 5 सिद्धांत हैं। फिर हम बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांत का क्या आशय है। तो प्रबंध के सिद्धांतों का आशय उन नियमों, उपनियमों तथा नीतियों से होता है जो किसी प्रबंधक को प्रबंधकीय कार्यों में उसका दिशा निर्देश तथा मार्गदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रबंध के सिद्धांत वे आधारभूत नियम या नीतियां हैं, जो उपनियम हैं, जो किसी प्रबंधक को उसके प्रबंधकीय कार्यों में सहायता करते हैं, दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं, तो उन्हें हम प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाइए। तो प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांतों के नाम इस प्रकार हैं। पहला है विज्ञान पद्धति है, ना कि अंगूठा टेक नियम, यानी वैज्ञानिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग प्रबंध की कार्यों में वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करना, ताकि उनके कार्य को अच्छी तरीके से किसी विधि के द्वारा संपन्न किया जा सके। तो विज्ञान पद्धति है, ना कि अंगूठा टेक नियम। दूसरा है सहयोग, ना कि टकराव, यानी हमें आपस में सहयोग होना चाहिए, ना कि आपस में टकराव करना चाहिए। सहयोग, ना कि व्यक्तिवाद, यानी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी कि इसमें क्या होता है? सहयोग करना चाहिए, ना कि व्यक्तिवाद। यानी आई की जगह हमें वी का प्रयोग करना चाहिए, मैं शब्द की जगह हमें हम का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, व्यावसायिक वातावरण से आप क्या समझते हो। तो व्यावसायिक वातावरण शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय प्लस वातावरण। इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण का आशय उस वातावरण से होता है जो व्यवसाय के चारों ओर पाया जाता है तथा जो व्यवसाय के संचालन को प्रभावित करता है और जिस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है, उसे हम व्यावसायिक वातावरण कहते हैं। फिर आता है व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व को 3 बिंदुओं द्वारा समझाइए।
तो व्यवसायिक वातावरण का महत्व निम्न बिंदुओं द्वारा समझा सकते हैं। पहला, अवसरों और संभावनाओं की पहचान करना। क्या करना? अवसरों और संभावनाओं की पहचान करना तथा लाभ प्राप्त करना। यानी कोई भी परिवर्तन अगर आता है व्यवसायिक वातावरण में तो उसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि बदलाव होगा तो लाभ हो सकता है और हानि भी हो सकता है। किसी के लिए अवसर होता है तो किसी के लिए नुकसान होता है। फिर आता है संसाधनों का एकत्रीकरण करना और उनका उपयोग करना, संसाधनों का एकत्रीकरण करना। फिर आता शीघ्रता से हो रहे बदलावों का सामना करना। व्यवसायिक वातावरण का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि व्यापार में जो बदलाव हो रहे हैं उनको सही तरीके से हम क्या कर सकें, सामना कर सकें। तो इस तरीके से ये आपके टोटल 11 क्वेश्चन हो गए हैं। प्रबंध के सिद्धांत की 4 विशेषताएं, हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए सिद्धांतों में से किन्हीं 5 सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांतों के आशय है, प्रबंध के वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाइए, व्यवसायिक वातावरण से आप क्या समझते हो, ठीक, व्यवसायिक वातावरण के महत्व को 3 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। हेलो, हाँ, तो हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम बात करते हैं उदारीकरण की कोई 3 विशेषताओं को बताइए। विशेषताएं बताओ। पहली विशेषता क्या है? उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? उद्योगों पर जो लाइसेंस संबंधी प्रतिबंध लगे थे उनको समाप्त कर दिया गया था। करों की दरों में कमी कर दी गई थी। निर्यात आयात की प्रक्रिया सरल कर दी गई थी क्योंकि लाइसेंस प्रोसेस इतनी लंबी थी, उसको समाप्त कर दिया गया, इसलिए आयात निर्यात की प्रक्रिया सरल कर दी गई थी। फिर बात करते हैं निजीकरण का क्या आशय होता है। निजीकरण का आशय उस प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को कम करके, देखिए हम लोग 11 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब हम 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उदारीकरण की कोई 3 विशेषताओं को बताइए। तो उदारीकरण की 3 विशेषताएं कौन कौन सी है? इसकी विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट है उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना। जो उद्योगों पर प्रतिबंध लगे थे, लाइसेंस से संबंधित जो प्रक्रिया थी उसको लंबी थी, उसको समाप्त कर दिया गया था या कम कर दिया गया था, छोटा कर दिया गया था। दूसरा, करों की दरों में कमी कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? करों की दरों में कमी कर दी गई थी। निर्यात आयात की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया था। ये 3 विशेषताएं उसकी हो गई। फिर हम बात करते हैं निजीकरण का क्या आशय है। तो निजीकरण का आशय उस प्रक्रिया से होता है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक उद्योगों के क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को कम कर दिया जाता है और निजी क्षेत्रों को बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम निजीकरण कहते हैं। फिर हम बात करते हैं नियोजन की 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नियोजन की 4 विशेषताएं इस प्रकार बताई गई हैं। पहला पॉइंट आता है आपका, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य माना जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, प्रबंध नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल एक्सरसाइज, मेंटली प्रोसेस है। यानी नियोजन कहां से लिया जाता है? दिमाग से लिया जाता है, इसलिए एक मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। नियोजन लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब प्रबंधक एक कार्य को पूरा कर लेता है तो दूसरे कार्य के लिए नियोजना बनाता है। नियोजन अन्य कार्यों के लिए आधार प्रदान करता है। क्या करता है? नियोजन अन्य कार्यों के लिए आधार प्रदान करता है। जैसे प्रबंध के कार्य होते हैं, नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रित करना, निर्देशन करना, स्टाफिंग करना, ये सब क्या काम होते हैं? तो सबसे पहले नियोजन किया जाता है, उसके आधार पर इन सब कार्यों को किया जाता है। फिर आता पॉइंट आपका, नियोजन की 4 सीमाओं को समझाइए। तो नियोजन की 4 सीमा इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, नियोजन से भारी लागत आती। क्या आती है? भारी लागत आती है, क्योंकि नियोजन कोई भी काम योजना के अनुसार किया जाता है तो क्या होता है? उससे लागत में वृद्धि होती है। समय बर्बाद करने वाली प्रक्रिया, क्योंकि कोई भी काम अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग किया जाता है तो उसमें समय ज्यादा लगता है। नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता है। नियोजन क्या करता है? सफलता बनाने की गारंटी नहीं देता, बस जोखिम को कम कर देता है। नियोजन बदलते हुए वातावरण में उपयोगी नहीं होता है। नियोजन ये बताता है कि अगर वातावरण चेंज होता है तो वहां पर वो उपयोगी नहीं है। नियोजन के महत्व को 3 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करना है। पहला पॉइंट है, नियोजन नए नए विचारों को प्रोत्साहन देता है। यानी नियोजन हम करते हैं, प्लानिंग करते हैं किसी काम की, तो नए नए आइडियाज क्रिएट होते हैं हमारे दिमाग में। नियोजन अनिश्चितता और जोखिम को कम कर देता है। क्या कर देता है? जोखिम को कम कर देता है।
बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में हंसी कराए। तो पहले हमें बात को सोच समझ लेना चाहिए किसी काम को करने से पहले। तो इससे क्या होता है, अनिश्चितता कम हो जाती है और जोखिम कम हो जाती है। नियोजन निर्णय को सरल बना देता है। नियोजन से किए गए कार्य से हमारे निर्णय को सरल बनाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कार्यक्रम क्या होता है। तो कार्यक्रम वह योजना है जिसमें उन सभी क्रियाओं का क्रमबद्ध विवरण होता है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य की पूर्ति होती है, उसे कार्यक्रम कहते हैं। कार्यक्रम क्या होता है, कार्यक्रम एक वह योजना होती है, एक ऐसी योजना होती है जिसमें किसी कार्य को करने का एक क्रमबद्ध ब्यौरा दिया होता है और जिससे एक निश्चित कार्य की पूर्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्यक्रम कहते हैं। संगठन की कोई 4 विशेषताएं बतानी थी आपको। तो पहला पॉइंट है आपका, संगठन व्यक्तियों का एक समूह होता है। यह एक क्रियात्मक कार्य है। क्या है, क्रियात्मक प्रक्रिया होती है। यह सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। संगठन क्या किया जाता है, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। कार्यों का विभाजन किया जाता है। इसमें कार्यों के अलग अलग कार्यों के आधार पर लोगों का समूह बनाया जाता है। तो इस तरीके से हमने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए, 18 क्वेश्चन किए हैं। आइए आगे चलते हैं फिर। तो अच्छे, आज हम चलते हैं हमारे 18 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब 19 क्वेश्चन हमारा ये है, औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन का क्या अर्थ होता है। ठीक, तो औपचारिक संगठन यह वह संगठन होता है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, अधिकारों, उत्तरदायित्वों के आधार पर बनाया जाता है। यानी कि औपचारिक संगठन वह संगठन होता है जिसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, अधिकार होते हैं, उत्तरदायित्व होते हैं, जिसके आधार पर इसको बनाया जाता है, उसे हम औपचारिक संगठन कहते हैं। अनौपचारिक संगठन वह संगठन होता है जिसका निर्माण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, नियमों, अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों के आधार पर न बनाकर बल्कि व्यक्तिगत व सामाजिक संबंधों के आधार पर बन जाते हैं, आधार पर बनाए जाते हैं, उन्हें अनौपचारिक संगठन कहते हैं। फिर ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है तो आप एक लिख दीजिए, दोनों आते हैं तो दोनों लिख दीजिए। ठीक, अगर इनमें दोनों में अंतर आता है तो क्या लिखेंगे, इसका निर्माण पूर्व निर्धारित होता है, इसका निर्माण पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं होता है। इसमें संगठनात्मक संबंध पाए जाते हैं, इसमें सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। यह किसी संगठन के लिए बहुत जरूरी होता है, यह किसी संगठन के लिए जरूरी नहीं होता है। ठीक है, इसका निर्माण करना कठिन होता है, इसका निर्माण अपने आप हो जाता है। 4 पॉइंट आपके हो गए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अधिकार अंतरण या भारार्पण का क्या आशय है। जब कोई उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को किसी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व सौंप देता है तो उसे हम अधिकारों का अंतरण या भारार्पण कहते हैं। क्या बताए कि जब कोई बड़ा अधिकारी अपने से छोटे अधिकारी को किसी कार्य को पूरा करने के लिए क्या कर देता है, कुछ अधिकार और उत्तरदायित्व दे देता है ताकि वह अपने कार्य को सही समय पर पूरा कर सके, उसे हम कहते हैं भारार्पण। केंद्रीकरण का क्या आशय होता है, यहाँ केंद्रीकरण का मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन। तो केंद्रीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके अंतर्गत सारे निर्णय लेने की प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो उसे हम कहते हैं केंद्रीकरण। अर्थात इसमें सारी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है, उसे कहा जाता है, और सभी निर्णय भी वही व्यक्ति लेता है, उसे केंद्रीकरण कहते हैं। अब आते हैं विकेंद्रीकरण के क्या 4 लाभ होते हैं, इसका अपोजिट कर दो कि जब विकेंद्रीकरण क्या होता है कि विकेंद्रीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में उस अधीनस्थों को भी शामिल किया जाता है तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब विकेंद्रीकरण के 4 लाभ पूछे गए हैं। तो पहला, पहलपन का विकास होता है, यानी कि निर्णय प्रक्रिया में जब सहायक अधीनस्थ कर्मचारियों को शामिल किया जाता है तो उनमें नए नए पहलपन मतलब का विकास होता है, शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं। अगर मान लो कोई उच्च अधिकारी नहीं है तो निम्न अधिकारी भी उससे संबंधित निर्णय ले सकता है। शीर्ष प्रबंधक को रात जो बड़े मतलब उच्च प्रबंधक होता है उसको इससे मुक्ति मिल जाती है। श्रेष्ठ नियंत्रण, क्योंकि सभी व्यक्तियों के हाथ में सत्ता होती है और इससे उससे कंट्रोल अच्छा किया जा सकता है। फिर बात करते हैं भारार्पण के महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारार्पण का महत्व इस प्रकार है, प्रभावी प्रबंध
इससे क्या होता है, प्रबंध करने में हमें सहायता मिलती है, कर्मचारियों का विकास होता है क्योंकि उनको नए नए अधिकार और उत्तरदायित्व मिलते हैं ताकि वो जिम्मेदारी से कार्य करते हैं, कर्मचारियों को प्रेरणा मिलती है, उन्हें नए नए कार्यों में शामिल किया जाता है, इससे क्या होती है वो और ज्यादा कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित होते हैं, इससे भी शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं। इस प्रकार ये बार पढ़ के महत्व को स्पष्ट करते हैं। फिर हम बात करते हैं नियुक्तिकरण की आवश्यकता या महत्व को 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो नियुक्तिकरण क्या होता है, स्टाफिंग। नियुक्तिकरण होता क्या है कि जब किसी संस्था में खाली पड़े पदों को उपयुक्त व्यक्ति के द्वारा भरा जाता है तो उसे नियुक्तिकरण कहते हैं। नियुक्तिकरण का पहला है रोजगार की प्राप्ति और जीवन स्तर में सुधार होता है। नियुक्तिकरण के द्वारा लोगों को क्या मिलता है, रोजगार की प्राप्ति होती है, रोजगार प्राप्त होने से उनकी आय बढ़ती है, आय बढ़ने से उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्तिकरण की जरूरत होती है। किसी संगठन में बहुत सारे कार्य होते हैं, उनको समय पर तभी पूरा किया जा सकता है जब संगठन में नियुक्तिकरण स्टाफिंग की प्रोसेस की जाए, लोगों को भर्ती किया जाए। मानव संसाधन यानी एक मैन और मटेरियल ठीक इनमें सही तरीके से तालमेल बनाए रखा जाए तो उसके लिए हमें नियुक्तिकरण की आवश्यकता पड़ती है। उपक्रम को जीवित रहने में सहायता करना यानी किसी भी उपक्रम को चलाने के लिए, फ्यूचर में चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, नियुक्तिकरण बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से ये आपके टोटल क्वेश्चन 24 हो गए हैं। औपचारिक संगठन और औपचारिक संगठन का अर्थ, फिर यहाँ बात करते हैं अधिकार अंतरण या भारार्पण का क्या आशय है, केंद्रीकरण का क्या आशय है, फिर यहाँ पूछा गया विकेंद्रीकरण के 4 लाभ बताइए, भारार्पण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, नियुक्तिकरण की आवश्यकता और महत्व को 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कीजिए, नियुक्तिकरण का महत्व। ठीक है, इस तरीके से ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से पढ़कर जाइए आप। तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, प्रभागीय संगठन के 2 दोष बताने हैं आपको। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कोषों के आवंटन संबंधी मतभेद, यानी प्रभागी विभाग होता है कि एक ही संगठन के अंदर कार्यों के आधार पर जो बंटवारा कर दिया जाता है उसे प्रभागी संगठन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब फंडिंग बांटी जाती है, रुपया बांटा जाता है तो उन्हें आवंटन संबंधी क्या होता है, मतभेद हो जाता है कि उस विभाग को ज्यादा रुपया पहुंच गया, इस विभाग को कम रुपया पहुंचा है। कार्यों का दोहरा हो जाता है कि एक ही विभाग के अंतर्गत कई कार्य होते हैं और वो दूसरे विभाग से संबंधित होते हैं, ऐसा कार्यों का दोहरा हो जाता है। फिर बाह्य भर्ती किसे कहते हैं, जब किसी संस्था में खाली पड़े पदों को बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करके भरे जाते हैं तो उसे बाह्य भर्ती कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन आपका है, क्या बताए कि जब किसी संस्था में खाली पड़े पदों को बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करके भरा जाता है या भरे जाते हैं तो उसे बाह्य भर्ती कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 27, आंतरिक भर्ती के 2 लाभ और 2 दोष बताओ। तो आंतरिक भर्ती के लाभ क्या, कम खर्चीली पद्धति होती है क्योंकि इसमें जो हमारे वर्तमान कर्मचारी होते हैं उनको ही प्रमोट कर दिया जाता है। मौजूदा कर्मचारियों को प्रेरणा मिलती है, उसमें क्या होता है उनका प्रमोशन कर देते हैं तो और ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। नई प्रतिभा से वंचित हो जाते हैं। अब दोष में क्या है कि जो नई कोई संस्था है, अब मान लो जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उसी में से उनको अगर भर्ती कर लेते हैं, ऊंचे पद पर भर्ती कर देते हैं तो क्या होता है उस व्यक्ति का टैलेंट जो है, प्रतिभा जो है वो पुरानी रहती है और आज वर्तमान में बहुत बदलाव हो रहा है तो नए नए प्रतिभाशाली व्यक्तियों से वंचित हो जाती है संस्था, ये उसका दोष है। नई संस्था को आंतरिक भर्ती का लाभ नहीं मिलता है। अगर कोई नई संस्था है तो वहां पर तो नई है तो वहां पर पहले से एम्प्लॉय कोई मौजूद होगा नहीं तो इसलिए उसका लाभ इसे नहीं मिलता, ये दोष हो गए। अब हम बात करते हैं प्रशिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। प्रशिक्षण की निम्न विधियां हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। जब किसी व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है तब वहां पर उसे प्रशिक्षण दिया जाता है तो ऑन द जॉब हो गया। जैसे कोई व्यक्ति काम वास्तविक स्थान पर काम नहीं कर रहा है और उसे थ्योरेटिकल यानी कि केवल किताबों के माध्यम से तो सिखाया जा रहा है तो ऑफ द जॉब हो गई। चयन किसे कहते हैं, चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था में रिक्त पदों को उपयुक्त व्यक्ति को चुनना और नौकरी देना, अर्थात सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चयन कहलाता है। फिर हम बात कर क्या बताए, चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी संस्था में रिक्त पदों को उपयुक्त व्यक्ति को चुनना और नौकरी देना,
अर्थात सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चयन कहलाता, सिलेक्शन कहलाता है। निर्देशन के महत्व को 4 बिंदुओं द्वारा स्पष्ट करना है। निर्देशन का महत्व यह है, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, यानी किसी व्यक्ति को अगर गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया जाए, डायरेक्शन दे दी जाए, तो वह उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। सामूहिक कार्यों की सफलता में सहायता, यानी कि जो बहुत बड़ा एक समूह काम करता है किसी संगठन के अंदर, उन सभी व्यक्तियों को सही तरीके से निर्देशित कर दिया जाए तो वह सामूहिक कार्यों को सफल बनाने में सहायता करती है। कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हैं, समय समय पर उनको निर्देशित किया जाता है ताकि उनकी कार्य पद्धति में क्या हो जाए, सुधार हो जाए। परिवर्तन में सुविधा लाते हैं, अगर किसी संगठन में परिवर्तन लाना होता है, बदलाव लाना होता है, तो उन व्यक्तियों को सही तरीके से निर्देशित किया जाता है। इस प्रकार हमने टोटल 30 क्वेश्चन आज के वीडियो के माध्यम से पढ़े और इन क्वेश्चन को आप आज तैयार कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन कल की वीडियो में हम बना देंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।